हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्या एकेडमी। आज का लेक्चर होगा वो होगा एलसीएम और एचसीएफ पर बेस्ड। फर्स्ट टॉपिक आपका मेंशन है एलसीएम एंड एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्तक। तो पहले तो समझते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है और इसकी परिभाषा क्या है। फर्स्ट आपका यूनिट एलसीएम और एचसीएफ है, तो इसमें मैं पहले आपको डिटेल समझाऊंगा कि क्या होता है एलसीएम, क्या होता है एचसीएफ, दोनों के बीच का डिफरेंस, दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त से। एलसीएम लघुत्तम समापवर्त, परिभाषा बाद में बताऊंगा, पहले कंसेप्ट के थ्रू आपको परिभाषा समझाने वाला हूं। देखिए इसका फुल फॉर्म लिखा जाए तो ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल मतलब गुणज, कॉमन मतलब जो समान हो, लीस्ट मतलब सबसे छोटा। जैसे मान लीजिए मुझे एलसीएम चाहिए 6, 8 और 12 का, इसका लघुत्तम समापवर्त मुझे लिखना है। तो पहले मैं लिख लेता हूं मल्टीपल 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 और चलता चला जाएगा इसका मल्टीपल। ठीक है, वैसे ही 8 का मल्टीपल लिखूंगा तो 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64 और ये चलता चला जाएगा अनंत तक। ठीक, उसी प्रकार से 12 का जब मैं मल्टीपल लिखूंगा तो 12, 24, 36, 48, 60, 72 और ये अनंत तक चलता चला जाएगा। तो ये मैंने तीनों संख्याओं के पहले मल्टीपल लिख लिए। मैं कर क्या रहा हूं, मैं 6, 8 और 12 का एलसीएम निकालने वाला हूं। तो उसके लिए पहले मैंने इन सबके मल्टीपल लिख लिए m। अब मैं करूंगा इन मल्टीपल्स में कॉमन क्या क्या है, जिसको मैं लिखूंगा कॉमन मल्टीपल, समान गुणज। कॉमन मल्टीपल क्या क्या है इसके अंदर, नजर मारिए, जो तीनों में हो वो कॉमन होता है। तो एक नंबर मुझे दिखा 24, दूसरा नंबर मुझे दिखा 48, तीसरा नंबर आगे जाऊंगा तो मुझे पता है इसमें भी 72 आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा 72, और ये भी बहुत सारे मल्टीपल्स निकलते हैं। तो मल्टीपल ये हुए, इनमें तीनों में जो कॉमन मल्टीपल होंगे वो मैंने लिख लिए। अब कॉमन मल्टीपल के बाद मुझे लिखना है लीस्ट, मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, जिसको मैं एलसीएम बोल देता हूं। तो देखिए 24 ही सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, तो मेरा एलसीएम क्या हुआ, 24 हुआ। क्लियर है, एलसीएम क्या हुआ, 24 हुआ। अब इस एलसीएम की परिभाषा क्या बोली जाती है, देखिए ये जितने भी मल्टीपल है 6 के, ये सारे 6 से विभाजित हो जाएंगे पूर्णतः। तो 6 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं 6 के गुणज कहलाती है। क्लियर, वैसे ही 8 से और 12 से। तो अच्छा, ये जो कॉमन मल्टीपल जो सब में है समापवर्तक, तो वे सभी संख्याएं जो 6, 8 और 12 तीनों से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। वे सभी संख्याएं जो 6, 8 और 12 तीनों से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, उसे मैं कॉमन मल्टीपल दूंगा। अब समापवर्तक में सबसे लघुत्तम, जिसको मैं लघुत्तम समापवर्तक बोल दूंगा, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई तीनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे मैं एलसीएम कहता हूं। परिभाषा आपको स्क्रीन में दिख जाएगी। क्या लिखा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, वह उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त कहलाएगी। क्लियर है, तो एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, एलसीएम होता है। क्लियर हुआ, एलसीएम ये होता है एलसीएम। अब एलसीएम की परिभाषा क्लियर हो गई। कभी भी एलसीएम निकालना होगा तो एलसीएम हमेशा दी हुई संख्याओं से बड़ा होगा, क्योंकि इन संख्याओं से उसको भाग देने पर वो भाग जानी चाहिए, अर्थात ये संख्याएं बन जाएंगी भाजक, और जो मेरा एलसीएम है वो भाज्य का रूप होगा। तो कभी भी भाज्य भाजक से बड़ा होगा ना इन सिचुएशंस में, इसीलिए एलसीएम इन तीनों से हमेशा बड़ा होगा। ये तो हमने बात कर ली एलसीएम की परिभाषा की। अब एलसीएम निकाला कैसे जाता है उसकी भी बात कर लेते हैं। अगर मैं इन्हीं 6, 8 और 12 के एलसीएम निकालूं तो एक मेथड जो बचपन में मैंने सीखा था, जिसको हम फैक्टर ट्री मेथड बोल दिया करते
फैक्टराइजेशन मेथड भी बोल दिया करते थे। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या था वो? 6, 8 और 12। इसका एलसीएम निकालने के लिए मैं इस प्रकार से डिवीजन करता था। अभाज्य संख्याओं में सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग करना शुरू करता था और धीरे धीरे बढ़ता जाता था, जैसे कि 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छक्के 12। अभी भी ये दोनों 2 से विभाजित हो रही हैं, ये नहीं हो रहा है, उसको उसी प्रकार से लिखो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अभी भी ये बस 2 से भाग जा रही है तो 2 से पहले भाग दे दो, उनको वैसा लिखो। अब देखो 3 से विभाजित हो रही है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो इस प्रकार से मैंने ये किया। तो इनका जो एलसीएम होगा लघुत्तम समापवर्ग वो होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ये आपका आ गया 2 दूनी 4, 2 दूनी 8 तिया 24। तो इस प्रकार से मैं एलसीएम बचपन से निकालता आया हूं और मुझे अभी भी ये मेथड आता है। अच्छा, ये मेथड तो हो गया। अब एक और मेथड हमने अभी कुछ सीखा, उससे निकालते हैं 6, 8 और 12 का एलसीएम। देखिए मैंने लिख दिया 6, 8 और 12। ये जो मेथड है ना, ये छोटी संख्याओं के लिए बहुत उपयोगी होगा ताकि हम लोग कुछ छोटे छोटे कैलकुलेशंस फटाक से कर सकें। 6, 8 और 12 आप देख सकते हैं, सबसे पहले वो 12 के गुणज में आया है नंबर, तो हम बड़ी संख्या के गुणज लिखना प्रारंभ करेंगे। 12 एकम 12 और देखेंगे क्या ये 12 इन दोनों से विभाजित हो रहा है। 12 8 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो 12 दूनी 24 लिखेंगे। क्या ये 24 8 से जा रहा है? 8 तिया 24 भाग चला जाएगा। क्या ये 24 6 से भाग जाएगा? 6 चौके 24, ये भी भाग चला जाएगा। इसका मतलब एलसीएम 24 ही होगा। शॉर्टकट के लिए एक और नंबर्स को उठा लेते हैं, जैसे कि मैंने लिखा 12, 18 और 24। तो मैं 24 एकम 24 लिखूंगा। क्या ये 12 से भाग जा रहा है? हाँ जा रहा है। क्या ये 18 से भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो फिर 24 दूनी 48। क्या ये 48 12 से जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है, लेकिन 18 से विभाजित नहीं हो रहा है। वैसे ही 24 दिया 72। क्या 12 से जा रहा है? 12 छक्के 72 हो जा रहा है। क्या 18 से जा रहा है? तो 18 चौक 72 होता है। इसका मतलब ये 72 ही इन तीनों का लघुत्तम समापवर्ती होगा। तो शॉर्टकट विधि को मैं इस प्रकार से अप्लाई करूंगा, 3 नंबरों में बड़ी नंबर का पहाड़ा लिखते हुए चेक करूंगा। परिभाषा के अनुरूप वह सबसे छोटी संख्या जो तीनों से विभाजित होती हो लघुत्तम समापवर्ती कहलाती है। तो ये मेथड छोटे संख्याओं के लिए था, यूजफुल उतना नहीं है। ये जब हम बाकी चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें कैलकुलेशन के लिए हेल्पफुल होगा कि देख के हम लिख सकते हैं। बाकी आपके पास एक मेथड है और एक और मेथड जिसको हम गुणनखंडों में अधिकतम घात वाले मेथड के रूप में देखेंगे, उसको भी मैं अभी बताने वाला हूं। अब देखिए कई बार ऐसा भी प्रश्न आता है, यदि a बराबर 2 की घात 3, 3 की घात 5, 7 की घात 4, b बराबर 2 की घात 4, 3 का वर्ग, 7 की घात 3, c बराबर 2 की घात 4, 3 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 का वर्ग, तो a, b तथा c का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? देखिए लघुत्तम समापवर्त का कभी कभी ये डायरेक्ट प्रश्न आता है और इसका हम यूज भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो ऐसा जब भी प्रश्न होगा तो देखिए a जो है अभाज्य गुणनखंडों के रूप में है, वैसे ही b भी अभाज्य के रूप में, c भी अभाज्य के रूप में। तो जब भी इस प्रकार की संख्याएं अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हो और उनका एलसीएम निकालने बोले, तो बहुत ही आसान तरीका होता है एलसीएम निकालने का। जितने भी अभाज्य गुणनखंड हैं सभी संख्याओं में जिस संख्या का अधिकतम पावर वाला अभाज्य गुणनखंड होगा उसको ले लेंगे। जैसे कि 2 की घात, यहां अधिकतम घात 2 की घात 4 वाला है तो उसको ले लेना। यहां अधिकतम घात 3 की घात 5 है तो उसको ले लेना। अब अधिकतम घात आप लोगों के साथ 5 भी आया है, वहां पे नहीं है, तो यहां पर 5 नहीं है, मतलब 5 की घात 0 है, क्योंकि 5 की घात 0 बराबर है 1 का गुणा कर सकता हूं, यहां भी कर सकता हूं। तो 5 की अधिकतम घात 7 लेना पड़ेगा क्योंकि इसमें ना होते हुए भी 5 की घात 0 है और मुझे अधिकतम घात लेनी है। 7 की बात करूं तो 7 सब में है, लेकिन 7 की अधिकतम घात उसमें है 4, तो मेरा एलसीएम ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड की अधिकतम घात वाले को मैं गुणांक रूप में लिख करके ऐसी संख्याओं का
एलसीएम निकाल सकता हूं। अच्छा, ये तो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में था, मैंने बताया अभाज्य गुणनखंडों के रूप में ही लिखना है। पर अभी रिसेंटली एक दो क्वेश्चन पेपर मैंने देखे थे व्यापक के, जो पिछले 1-2 साल में आए थे, उन क्वेश्चंस में ये अभाज्य ना दे करके भाज्य संख्या दे दिया था। उदाहरण लेता हूं, अगर आपको दे दिया यदि a बराबर 2 की घात 3, 3 की घात 4, 6 की घात 2, b बराबर 2 की घात 2, 5 की घात 3 और 9 की घात 2, c बराबर 2 की घात 3, 3 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 2 है, तो एलसीएम निकालिए इन तीनों संख्याओं का। अब देखिए, मैंने बोला कि अभाज्य संख्याओं के रूप में होगा, पर यहां पे ये 6 अभाज्य नहीं है, ये 9 अभाज्य नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में कन्वर्ट करने के लिए 6 की घात 2 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखूंगा। 2 गुणा 3 पूरे की घात 2 लिख सकता हूं, 6 की घात 2, यहां 2 की घात 2 और 3 की घात 2 हो जाएगा। ये यहां पर रिप्लेस करूंगा तो बात को समझिए, a बराबर 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 2, तो 2 की घात 5 हो जाएगा, 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 2, तो 3 की घात 6 हो जाएगा। क्लियर है? और ये 6 अब किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि हमारा अभाज्य संख्या में कन्वर्ट हो गया। b बराबर ठीक उसी प्रकार 9 है, तो 3 गुणा 3 पूरे की घात 2 अर्थात 3 की घात 4 हो गया ये। क्लियर? तो b बराबर 2 की घात 2, 3 यहां नहीं था तो सीधा 3 की घात 4 और 5 की घात 3, 9 खत्म हो गया। क्लियर? अब उसी प्रकार से c बराबर 2 की घात 3, 3 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 2, इसमें एक भी भाज्य संख्या नहीं है, इसलिए ऐसे लिखा। अब इनका एलसीएम लिखने का तरीका अभी हमने देखा, अधिकतम घात 2 की अधिकतम घात 5, 3 की अधिकतम घात 6, 5 की अधिकतम घात 7 और 7 की अधिकतम घात 2, तो ये मेरा लघुत्तम समापवर्त्य आ गया। तो गुणनखंड के रूप में अगर संख्या दी हो तो लघुत्तम समापवर्त्य के लिए क्या करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंडों के अधिकतम घातों को एलसीएम के लिए लिखते चले जाएंगे और वही हमारा उत्तर होगा। ध्यान रहे, बार बार रिपीट कर रहा हूं, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, ये अभाज्य नहीं था तो उसको मैंने कन्वर्ट किया फिर लिखा है। तो इस प्रकार से लघुत्तम समापवर्त्य का कैलकुलेशन हुआ। ये हमने लघुत्तम समापवर्त्य निकालना सीखा, क्या होता है ये सीखा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे महत्तम समापवर्तक, उसकी परिभाषा, उसको निकालने के तरीके, फिर उसके बाद हम दोनों में रिलेशन पढ़ेंगे और उसके बाद हम सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, एलसीएम के, एचसीएफ के, दोनों के मिक्स क्वेश्चंस भी। ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं एचसीएफ, जिसको हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। अभी महत्तम समापवर्तक क्या है, उसकी परिभाषा को समझने के लिए भी वापस उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए 12, 18 और 6, इन तीन संख्याओं की बात करूं, इन तीनों का मुझे एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले लिखूंगा फैक्टर। अब ये फैक्टर क्या होता है, वर्तक। फैक्टर वह संख्या जो दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, वह फैक्टर होती है। जैसे कि 6 को 6 पूरी तरह से भाग दे सकता है, 3 भी भाग दे सकता है, 2 भी भाग दे सकता है और 1 भी भाग दे सकता है। तो 6 के जो फैक्टर होंगे वो 6, 3, 2 और 1 होगा। ठीक है, वैसे ही 12 को 12, 6, 4, 3, 2, 1, ये सारी संख्याएं भाग दे सकती हैं, ये इसके फैक्टर होंगे। 18 का फैक्टर लिख दो, 18, 9, 6, 3, 2, 1, ये संख्याएं 18 को विभाजित कर सकती हैं, ये इसके फैक्टर हो गए। क्लियर? अब देखिए, फैक्टर तो मैंने लिख लिया, अब मुझे चाहिए कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, कॉमन मतलब जो सब में हो, मतलब जो संख्या इन सबको भाग दे सके वो। तो पहला एक आ गया 3, एक आ गया 2, एक आ गया 1, तो ये तीनों संख्या 3 से भी भाग जाएंगी, 2 से भी जाएंगी, 1 से भी जाएंगी।
उससे बड़ी कोई भी संख्या उठा लो, सारी संख्याएं भाग नहीं जाएंगी। एक संख्या है 6, ये एक है 3, 2 और 1। ये 4 फैक्टर हैं, 6, 3, 2 और 1। अब देखिए कॉमन फैक्टर मेरे आए, लेकिन कॉमन में भी मुझे चाहिए हाईएस्ट, जिसको मैं HCF बोलता हूं, जो कि है 6। तो मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया 6। अब परिभाषा को समझते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या जो इन तीनों को पूर्णतः विभाजित कर दे, वह सबसे बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, उन संख्याओं का HCF अर्थात महत्तम समाप्त वर्तक कहलाता है। इज इट क्लियर? अब देखिए परिभाषा के अकॉर्डिंग मेरी ये संख्या आ गई जो तीनों को भाग दे देगी। अब एक छोटी सी बात को समझते हैं, ट्राई करते हैं परिभाषा समझने की। लघुत्तम में क्या था? जो लघुत्तम समाप्त वर्त था वो भाज्य था, और दी हुई संख्याएं भाजक बनकर उसको पूर्णतः विभाजित कर रही थी। लेकिन यहां पर ये जो लिख रहा, ये भाजक है, भाग देने वाला, दी हुई संख्या को भाग दे देगा। तो दोनों की परिभाषा का डिफरेंस समझते हैं। लघुत्तम समाप्त वर्त मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से भाग चली जाए। महत्तम समाप्त वर्तक मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को भाग दे दे। यही दोनों में डिफरेंस है। क्लियर है? तो ये मेरा महत्तम समाप्त वर्तक आ गया। परिभाषा क्लियर हुई? अब जो मेथड हमने महत्तम समाप्त वर्तक का स्कूल टाइम में सीखा था, हम क्या करते थे? फैक्टर ट्री मेथड करते थे, लेकिन अलग अलग। ये 2 तिया 6, 3 एकम 3, ये 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और ये 3 एकम 3। वैसे ही यहाँ पे 2 मियां 3 तिया और 3 एकम। तो 6 बराबर 2 गुणा 3, 12 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 और 18 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3। यहां पर मुझे करना था जो कॉमन होगा उसको, लेकिन जो जो कॉमन होगा बस 2 तिया 6, मेरा HCF 6 आ गया। हम जानते हैं, इसलिए मैंने फटाफट इसको क्लियर कर दिया। अलग अलग करना है, बस इतना ध्यान होना चाहिए। ये मेरा HCF आ गया। क्लियर है HCF? तो इस प्रकार से हम HCF निकालेंगे छोटे छोटे नंबरों का। अच्छा, जब नंबर बड़े होंगे तो एक ना डिवीजन मेथड होता है HCF का, हम उसको डिस्कस करते हैं कि कैसे भाग विधि से HCF निकलेगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे HCF और LCM के रिलेशन के लिए। क्लियर? चलिए, डिवीजन मेथड पहले मैं 6, 12 और 18 के लिए समझाता हूं। डिवीजन मेथड वैसे तो दो संख्याओं का HCF निकालने का तरीका है। जैसे कि मैं 12 और 18 को ले लूं तो कुछ नहीं करूंगा, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देना शुरू करूंगा। तो ये हो जाएगा 12 एकम 12। जो शेषफल बचेगा तो अगले स्टेप में इस शेषफल को भाजक बनाऊंगा और इस भाजक को भाज्य बनाऊंगा और भाग दूंगा। 6 दूनी 12, यहां पे पूरा भाग चला गया। और ये अगर यहां शेषफल बचता, वापस से उसको भाजक बनाता, इसको भाज्य बना के भाग देता। कब तक ये प्रोसेस होगा? जब तक ये पूरी तरह से भाग में चला जाए। और जिस संख्या से पूरा विभाजित होगा वही HCF होगा। तो 12 और 18 का जो HCF होगा वो होगा 6। अब 6 और 6 का HCF तो खुद 6 होगा, करके दिखाने की जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल बताता हूं बड़ी संख्याओं के लिए। 1806 और 2394, इन दोनों संख्याओं का मुझे निकालना है महत्तम समाप्त वर्तक। बहुत बड़ी संख्या है। अब इन बड़ी संख्याओं को मैं नॉर्मल मेथड से तो नहीं निकाल सकता, फैक्टर ट्री से। इसके लिए डिवीजन मेथड है। प्रोसेस होगा 1806 को भाजक बना के 2394 को भाज्य बना के भाग देना शुरू करते हैं। देखिए 1800 तो नहीं 3600 हो जाएगा, 2 बार में तो नहीं जाएगा। 1806 एकम 1806 माइनस कर दो, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 5, 588। ये मेरा शेषफल बचा। अब इस शेषफल को ही भाजक बना के 1806 को भाग दूंगा। अब देखिए 5 तिया 1500 और ये 80 तिया 240, मतलब 1700 के आसपास कुछ आएगा 3 बार में। तो 3 बार में विभाजित करो, 8 तिया 24 की 4 हासिल दो, 24 दो 26 की 6 हासिल दो, 15 दो 1764, 588 तिया 1764 माइनस करो, ये 2 बचा, ये 4 बचा।
आगे मिल गया। अब देखिए मैंने क्या बोला, यहां 2 स्टेप में रुक गया, क्यों? क्योंकि पूरा भाग चला गया। पूरा भाग नहीं गया तो जब तक शेषफल आता जाएगा तब तक उसको भाजक बनाना और फिर 588 को भाग में बनाना। 42 से कम 42, ये 6, ये 1 68, 42 चौक 168 पूरी तरह से विभाजित हो गया। मतलब इन दोनों का जो HCF होगा वो होगा 42। समझ आया? डिवीजन मेथड से कैसे HCF निकालना। भाग देना शुरू करो, शेषफल को भाजक बनाओ, पिछले भाजक को भाज्य बनाओ, भाग देते चले जाओ। तब तक ये प्रोसेस चलेगा जब तक शेषफल के रूप में 0 ना आ जाए या पूर्णतः विभाजित ना हो जाए। जहां पूर्णतः विभाजित हुआ उसी भाजक को आप HCF लोगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। भाजक ही क्यों? क्योंकि भाजक ही तो होता है जो सबको भाग दे दे, परिभाषा के हिसाब से। क्लियर है? तो इस प्रकार से मैं HCF डिवीजन के मेथड से निकालूंगा। HCF निकालना हमने सीखा, LCM निकालना हमने सीखा। अब इन दोनों के जो वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे उसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या भाषा से क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे और प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। पहले हम LCM और HCF के बीच का संबंध पढ़ लेते हैं, उनके बीच रिलेशन क्या होता है। सबसे पहला जो लोगों के मन में डाउट होता है, HCF हमेशा LCM से बड़ा होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा LCM से बड़ा होता है, ये बड़ा ये छोटा, जो कि गलत है। सबको ये डाउट होता है, नाम में HCF है तो बड़ा होगा, LCM है तो छोटा होगा। नहीं, वो फैक्टर में सबसे बड़ा है, ये मल्टीपल में सबसे छोटा है। और कभी भी जो मल्टीपल होगा वो फैक्टर से बड़ा ही आएगा। तो याद रखिएगा, हर परिस्थिति में LCM बड़ा या बराबर होगा HCF के, ये हमेशा ही होगा, ये कभी नहीं होगा। किन्हीं भी सेम संख्याओं की बात करूं तो LCM हमेशा उनके HCF से बड़ा होगा या किसी स्थिति में बराबर होगा, ये नहीं हो सकता। पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन, हर परिस्थिति में LCM जो होगा HCF से पूर्णतः विभाजित होगा। हर परिस्थिति में LCM HCF से पूर्णतः विभाजित होगा, ये होना ही है। उदाहरण लिया जाए, अगर 6, 12 या 2 संख्याओं की बात करूं, 12 और 18, इनका LCM देखा जाए तो इनका LCM आता है 36 और HCF देखा जाए तो HCF आता है 6। अब देख लो, हाँ 36 6 से बड़ा है, पहला केस फुलफिल, 36 बड़ा है 6 से फर्स्ट। सेकंड केस 36 भागित 6 बराबर 6, पूर्णतः विभाजित हो गया, तो पूर्णतः विभाजित भी होता है और इससे बड़ा भी होता है। ये होता है आपका LCM और HCF के बीच का संबंध। अच्छा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट संबंध होता है, किन्हीं भी 2 संख्याओं का HCF और उन्हीं का LCM अगर दिया हो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, उन्हीं 2 संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो हमेशा उनके LCM और HCF के बराबर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। LCM और HCF गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको दिमाग में बिठाना। ये 3 नियम है जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब देखिए, एक ऐसा रूल जो मैं आपको बताऊंगा जो क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्पफुल होगा। HCF मतलब उनको पूर्णतः विभाजित कर देगा, मतलब उनमें जितना मैक्सिमम कॉमन होगा वो निकाल देगा ना। मैक्सिमम जो कॉमन होगा वही तो उसको डिवाइड कर पाएगा, कॉमन होगा तो उसको भाग दे देगा। तो अधिकतम कॉमन संख्या को अगर मैं बाहर निकाल दूं तो वही HCF होगा। तो कभी भी हम ये बोल सकते हैं, अगर A और B का HCF 6 है तो जो मेरा A होगा ना वो 6 का गुणज होगा और B होगा वो भी 6 का गुणज होगा, लेकिन ये जो X और Y होगा ये अलग अलग होगा हमेशा। ध्यान रखिएगा इस चीज का। उदाहरण समझाता हूं उन संख्याओं से, 12 और 18, 6 गुणा 2 6 गुणा 3। अब देख लो HCF क्या है, 6 है, ये X और Y, इन दोनों में कभी कुछ कॉमन नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने मैक्सिमम कॉमन निकालकर उसको HCF का रूप दे दिया है। ठीक है, तो इन संख्याओं का HCF जो होगा वो तो 6 होगा,
लेकिन जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 6 के साथ जो बच गया उसका गुणा। ये अगर आपको सीख गए, ये अगर आपको आता है तो आपका काम हो गया। एलसीएम देखो जो मैंने बताया, कॉमन था 6, ये 2 का गुणा, ये 3 का गुणा, 6 6 36, देखो 36 एलसीएम आया। ठीक है, तो ये अगर आपने सीख लिया, दो संख्याओं का एचसीएफ 6 है तो दोनों संख्या 6 की गुणज होंगी, क्योंकि ये 6 से बाहर चला जाएगा, लेकिन इसमें कुछ कॉमन नहीं होगा और एलसीएम के लिए तीनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये अगर आपने सीख लिया तो कल जब मैं आपको अगले सेशन में, अगले लेक्चर में क्वेश्चंस करवाऊंगा इसके, पहले बेसिक एलसीएम के क्वेश्चन, फिर बेसिक एचसीएफ के क्वेश्चन, फिर दोनों का मिक्स क्वेश्चन, उनसे रिलेटेबल क्वेश्चन ऐसे वाले, तो ये सब बनाने के लिए जो मैंने आज सीखा है उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस के साथ मैं वापस आऊंगा आपके लिए, तब तक आप इस चीज की कंसेप्ट को रिपीट पढ़िए, कंसेप्ट को समझिए और फिर हम क्वेश्चंस बनाएंगे। पहले वो क्वेश्चंस जो एग्जाम में आने लायक होते हैं, कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस भी होंगे एग्जाम के, कुछ हॉस्टल मॉडल के क्वेश्चंस प्रीवियस वाले बनाएंगे। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर कवर अप हो जाएगा। अगले लेक्चर में आपको पूरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ कुछ शीट्स प्रोवाइड कराई जाएंगे, जिसके क्वेश्चंस आप बनाइएगा, तो आपका एलसीएम और एचसीएफ कवर अप हो जाएगा। और मान के चलिए टॉपिक बहुत कम है हॉस्टल मॉडल में, आप देखे होंगे सिलेबस में मुश्किल से 9-10 टॉपिक दिए हुए हैं लिख करके, अगर यूनिट वाइज है तो वो अलग है, लेकिन टॉपिक वाइज भी देखें तो 9-10 टॉपिक मुश्किल से देखते हैं। तो हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत कम सिलेबस है जिसको हम बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं। सिर्फ आपने करना होगा क्या, प्रैक्टिस। तो फिलहाल इस बेसिक की प्रैक्टिस कीजिए, कल हम क्वेश्चंस के साथ आएंगे अगले लेक्चर में, तो उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं और हम आसानी से कैसे क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है, हम मिलते हैं अगले एलसीएम के लेक्चर 2 में, तब तक के लिए थैंक यू।